जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज आपके सिलेबस का बच्चे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रो सेक्शन से बच्चे लिया गया चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। ओके, और ये बच्चे इसका मतलब ये हो गया कि आखिर भारतीय सिनेमा के साथ ऐसा कौन सा दिक्कत है। और ये बात बच्चे आज की नहीं कही गई है। ये जो टाइटल आप देख रहे हैं इसका हिंदी मतलब हो गया कि भारतीय सिनेमा के साथ ऐसा क्या गलत हो रहा था। तो बच्चे ये बहुत पहले की बात, समझिए कि 1920s की बात है ये, मतलब 1920 के आसपास की ये बात है। ओके, और अभी हमारा समझिए कि कितना हो गया, 2025 हो गया। मतलब सोचिए 1920 से कितना हो गया भाई, 80, मतलब पूरा समझिए कि 100 साल से भी ऊपर हो गए, है ना। ये बच्चे ये जो बात है ना, ये 100 साल पहले के बारे में कही गई है और हम आज भी इसको चैप्टर में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी के भारतीय सिनेमा जो फिल्म होते हैं और पहले के भारतीय सिनेमा जो बनते थे, अभी समझिए कि 100 साल पहले, है ना, 100 साल से बच्चे ऊपर हो चुके हैं। इस बात को फिल्म बनने जब से शुरू हुए थे ना, तब से 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। और सोचिए कि उस वक्त के जमाने में फिल्म बनने में या फिल्म को दिखाने में ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती थी, ठीक है। और ये लाइन बच्चे एक फेमस डायरेक्टर के द्वारा ये कही गई है कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, लेट मी शो यू व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि उस जमाने में, है ना, ये कह रहे राइटर कि उस जमाने में भारतीय सिनेमा के साथ क्या गलत हो रहा था, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे इस भारतीय सिनेमा में 100 साल पहले क्या क्या दिक्कतें हो रही थी, उसी बात को आज इसके चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली बच्चे आज का हमारा जो चैप्टर है ना, वो एक क्या है, वो बच्चे एक आपका एसे है। आप कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह का बच्चे ये एसे है ये। ओके, ये कोई बच्चे कोई स्टोरी नहीं है, ये आज की जो हमारा जो चैप्टर बच्चा है ये कोई कहानी नहीं है, ये एक एसे है बच्चे, एक निबंध है। इसके बारे में जैसे हम लोग गाय पे ऐसे पढ़ते हैं, दीपावली पे ऐसे पढ़ते हैं, है ना, पॉल्यूशन पे ऐसे पढ़ते हैं, तो वैसे बच्चे आपका आज का जो चैप्टर है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, ये बस एक निबंध है, ये कैसे है, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे आज हम बात करते हैं जो बच्चे इस टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, हम उतनी बातें जरूर करेंगे हम, है ना। जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उसकी बात जरूर करेंगे अपने क्लास में। ओके, तो बच्चे एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी से बच्चे आप लोग क्लास में आ जाइए, फिर हम क्लास को जल्दी से शुरू करने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चे, देखिए जो कहानी होती है, जो बच्चे कहानी होती है वो बहुत ईजी वे से समझ में आ जाती है, लेकिन जो एस्से होते हैं, जो स्पीच होते हैं बच्चे, उसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है, बात हम भी मानते हैं। लेकिन बच्चे एस्से हो चाहे स्पीच हो, समझिए ना, उसका पूरा हिंदी मतलब अगर निकालने की कोशिश कीजिएगा ना तो बहुत आपका माइंड को बाउंस कर जाएगा वो, समझ गए ना। तो जो भी एस्से हो, जो स्पीच हो, उसके मोटा मोटी मतलब को ही समझा जाता है। ओके, उसके मेन एक एक वर्ड को लेकर के उसका हिंदी मतलब नहीं निकाला जाता है। मेनली बस पैराग्राफ में कहना क्या चाहता है राइटर, पूरे लाइन का मतलब क्या कहना चाहते हैं मोटा मोटी तौर से, उतना बच्चे हमें समझना होता है कि चैप्टर में चल क्या रहा है। ऐसा ना हो कि चैप्टर कंप्लीट हो गया और किसी को पता ही नहीं चला कि चैप्टर में हो क्या रहा था, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चे अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर की, ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। ओके, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स रिटन बाय सत्यजीत राय। ओके, सत्यजीत राय, ओके, रे चाहे राय बच्चे पकड़ सकते हैं इनको। तो व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, इसको लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया भाई ये, तो सत्यजीत रे। बच्चे यहाँ देखिएगा, ये कोई छोटा मोटा भाई नाम नहीं है ये। ओके, आपको लग रहा हो कि हाँ सिंपल सा एक नाम तो लिखा है, नहीं बच्चे, छोटा मोटा नाम नहीं है ये। और ये जो आपको सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे मोटे हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती है, अपने समय के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। जैसे आज हम लोग डायरेक्टर ग्रुप में जानते हैं ना कि भाई एस राजामौली है, जो बाहुबली 1 बनाए, बाहुबली 2 बना दिए हैं, है ना। ऐसे तो कुछ ऐसे बच्चे डायरेक्टर्स हम लोग जो नाम आज जानते हैं आज के डेट में, तो ये भी बच्चे अपने जमाने के बहुत ही फेमस डायरेक्टर थे। अब जरा सोचिए कि एक डायरेक्टर के मुंह से ऐसी बात निकलना, जो खुद फिल्म बनाते हैं लेकिन फिर भी फिल्म के बारे में कहते हैं कि हमारे भारतीय सिनेमा में ना जो सिनेमा बन रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से बन रहे हैं, हमारे भारतीय सिनेमा के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। ये बात कोई बच्चे कोई कॉमन मैन ने नहीं कही है, ये एक बहुत ही फेमस पर्सन ने ये बात कही है कि वाकई हमारे भारतीय सिनेमा में बहुत चीजें गलत हो रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए सिनेमा बनने में। ओके, तो बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग इसे बच्चे ट्रिक से याद कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग इसे बच्चे, हम लोग पहले ट्रिक से याद करेंगे। कैसे, ऐसे देखिए, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, इनमें से हमने एक सिंपल सा वर्ड निकाल लिया, क्या, फिल्म। क्या निकाल लिया, फिल्म। और यहाँ में देखिए इनके नाम में क्या लिखा हुआ है, सत्यजीत राय इनका नाम है, ठीक है ना। हमने कहा कि फिल्म में, है ना, फिल्म में सत्य दिखाया जाता है। हमने कहा कि फिल्म में सत्य दिखाया जाता है, सत्य दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनके नाम में हमको सत्य लिखा मिल गया और चैप्टर के नाम में हमको फिल्म लिखा मिल गया, और जो कि बात सही है, फिल्म में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सत्य दिखाई जाती हैं, है ना। तो राइटर के हमारे एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स के राइटर कौन है, तो हम एक झटके में वहां बता देंगे कि अच्छा फिल्म में क्या दिखाया जाता है, सत्य दिखाया जाता है। तो जितने भी पनोरमा पार्ट 2 बुक में जितने भी राइटर्स हैं, चाहे पोएट्री सेक्शन के चाहे प्रो सेक्शन के, किसी एक नाम में ही ना सत्य लिखा मिलेगा, कि कोई एक ऐसा नाम जिसमें सत्य लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर है ना, क्या लिखा हुआ देखिए, सत्य। तो बस ये हमको ट्रिक से याद हो गया। बाकी बच्चे इनके बारे में बात करें तो है इनका जन्म, इनका डेथ दोनों यहाँ पर लिखा गया है 1921 1992।
ओके, मतलब 92 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। 1921 में क्या था भाई, इनका जन्म हुआ था। ओके, कोलकाता में। इनके बारे में बच्चे अगर हम पर्सनल डिटेल्स की बात करें तो ही वाज अ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। मतलब इनके बारे में अगर हम लाइन कहें तो ये जो सत्यजीत रे हैं वाज अ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर, मतलब जाने माने। वेल नोन का मतलब क्या होता है, जाने माने, मतलब फेमस, आप इनको फेमस कह सकते हैं। एक फेमस फिल्म डायरेक्टर है ना, फिल्म निर्देशक। डायरेक्टर मतलब क्या होता है, निर्देशक होता है, जो फिल्म को बनाते हैं। क्या होते हैं, जो फिल्म को बनाते हैं, समझ गए ना। तो एक महान डायरेक्टर भारत के रह चुके हैं, कौन, सत्यजीत रे। ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इनकी पहचान, इनको जो पहचान मिली ना, इनकी जो रिकॉग्निशन मिली, इनको जो पहचान मिली है, वो सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, मतलब सिर्फ अपने राष्ट्र लेवल पर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो उस पिक्चर में जो इंसान आपको दिख रहे थे ना, वो एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं थे, एक कॉमन पर्सन बिल्कुल नहीं थे। अपने आप में इतने फेमस डायरेक्टर थे ना, फिल्म डायरेक्टर, कि उनकी पहचान सिर्फ नेशनल नहीं, बल्कि भारत में तो पहचान थी उनकी, नेशनल तो थे ही, लेकिन वो उन्होंने अपनी इस पहचान को उन्होंने कमाया है किस तौर पे, तो इंटरनेशनल, मतलब विदेशों में भी इनका नाम का डंका बजा है, विदेशों में भी इनके नाम का डंका बजा है। ओके, यहां देखिए बच्चे, फॉर हिज टैलेंट, और किसके चलते, इनके टैलेंट के चलते, इनके इस ज्ञान के चलते, इनके चलते, इनके अंदर जो गुण था ना, जिनके अंदर जो टैलेंट था, इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन, मतलब फिल्म निर्देशन में करते थे ये फिल्म बनाते थे और फिल्म बनाने में अपना पूरा जी जान लगाते थे। इनके अंदर वो टैलेंट था, इनके अंदर वो गुण था फिल्म बनाने का। तो भाई इनके चलते इनको पहचान सिर्फ भारत लेवल पर नहीं, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इनकी पहचान हुई है, विदेशों में भी इनका डंका बजा है इनके नाम का। ओके, तो इस पिक्चर में जो इतना सिंपल आपको दिख रहे हैं, इतना सिंपल ये पर्सन है नहीं, इनका पर्सनैलिटी बड़ा ही सिंपल था, लेकिन जो टैलेंट था ना, वो एकदम अपर लेवल का था, वो लोअर लेवल का नहीं था। ओके, बाकी बच्चे इनके बारे में बात करें तो भाई यहां से निकलता है द अवार्ड्स ही अचीव्ड, मतलब ऐसे कौन कौन से अवार्ड, ऐसे कौन कौन से इनाम इनको है ना दिया गया था, ऐसे कौन कौन से इनाम जिन्होंने इन्होंने हासिल किया था, ठीक है, अपने लाइफ में। तो भाई यहां देखिए, यहां पर भाई तो कुछ लिस्ट है बच्चे, यहां पर हम पूरा बोर्ड भी नहीं भर सकते इनके बारे में। ओके, आपके बुक में भी इतना कुछ लिखा नहीं गया था, बट हमने अलग से निकाल करके आपको दिया गया पढ़ने के लिए, कि जिन लोगों को लगता है कि सत्यजीत रे नाम के बहुत ही कॉमन पर्सन थे, वैसा नहीं था। ये देख रहे हैं इनके नाम के आगे कितने अवार्ड्स लगे गए, देखिए, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, देख रहे हैं, मतलब इतना बढ़िया फिल्म बनाते थे, उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिलता था। आज नहीं देखते हैं, डिश टीवी पर देते रहता है, पूरा फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है सबको ना, आजकल के हीरो हीरोइन को मिलते रहता है वो, ठीक है। तो इनको कभी बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, देखते हैं, मतलब बेस्ट फिल्म बनाने वाले को मिलता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है। एकेडमी ऑनरेरी अवार्ड मिला है इनको, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है, और न जाने कितने अवार्ड एंड मेनी मोर। मतलब यहाँ लिस्ट बनाते बनाते ना, इनके नाम का लिस्ट बनाते बनाते भाई बोर्ड भर जाएगा। ओके, तो बच्चे ज्यादा जानकारी नहीं, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जब भी जैसे फिल्म लाइन में आए थे ना ये, तो इन्होंने अपने नाम के खिताब इन्होंने हासिल किया है बेस्ट डायरेक्टर। उस जमाने में ये बेस्ट डायरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स माने जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स बोलने का मतलब और भी जितने राइटर्स रहे होंगे उस जमाने में, उनमें एक नाम इनका भी आता है, एक नाम इनका भी आता है, ठीक है। यहाँ देखने में किशोर कुमार लग रहा है, नहीं सही कहा, हमें भी ऐसा लग रहा था, हम बताए नहीं खाली। ये देखिए, बेस्ट नॉन फॉर हिज, मतलब जिसके चलते ये फेमस थे, जिन रचनाओं के चलते ये फेमस थे, जिन कंपोजिशन के चलते है ना ये फेमस हुए थे बच्चे, उनमें नाम देखिए आता है किसका, पथेड़ पंचाली का। क्या है, पथेड़ पंचाली, एक ये रचना हो गया इनका, अपराजितो हो गया, चारुलता हो गया, शतरंज के खिलाड़ी हो गया, है ना। इनमें तो लगता है कि अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार, है ना, संजीव कुमार, इसमें दो एक्टर काम किए थे। ओके, ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, देखिए भारत में नहीं बल्कि वेनिस, जो कि विदेश पड़ता है, अब्रॉड पड़ता है, विदेश में देखिए, वेनिस, कांस एंड बर्लिन, देख रहे हैं, ही वॉन अवार्ड्स, ये अवार्ड जीते कहां, विदेश में जाकर के, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाकर के, इनको जो वेनिस में होता है, कांस में होता है और बर्लिन में होता है, इन तीनों जगह पर जाकर के ये अवार्ड जीते हैं। कौन, सत्यजीत रे। ओके, ये बच्चे हम लोग का बुक चल रहा है पैनोरमा पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। आप गलती से कहीं इंग्लिश रीडर्स तो बुक नहीं निकाल लिए हैं और पहला चैप्टर पलटे में तो निकला होगा द जनवरी नाइट निकला होगा, बच्चे उसको हटा दीजिए, पैनोरमा पार्ट 2 वाला बुक निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें आपको चैप्टर नंबर 4 मिलेगा प्रो सेक्शन में। तो इनके कुछ फेमस बच्चे रचनाओं का नाम हमने देख लिया है, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, ये फेमस थे किस लिए, देखिए, और ज्यादा डायरेक्टर के तौर पे तो फेमस थे ही, तो नॉट ओनली डायरेक्टरशिप, ये डायरेक्टर के तौर पे तो फेमस थे ही, लेकिन साथ ही साथ और क्या, द कंपोजर ऑफ म्यूजिक ऑफ हिज ओन फिल्म्स, मतलब ये जो ये अपने फिल्म में ना बच्चे, ये अपनी फिल्मों में, अपने सिनेमा में क्या करते थे, खुद ही संगीत भी, म्यूजिक भी, खुद ही संगीत भी कंपोज करते थे। मतलब गाने में कैसा म्यूजिक होना चाहिए, गाना में म्यूजिक सुटेबल है कि नहीं है, तो अपनी फिल्मों के लिए ये म्यूजिक भी खुद ही कंपोज करते थे, खुद ही म्यूजिक भी बनाते थे, ये संगीत भी डालते थे। ओके, खुद ही, कोई और नहीं। स्टोरी राइटर,
ओके, ये कहानियां भी लिखते थे, मतलब कहानी भी खुद लिखते थे, म्यूजिक भी उसमें खुद डालते थे और डायरेक्टिंग भी खुद करते थे। ये सोचिए कितने मल्टी टैलेंटेड पर्सन है ये, है ना, इसीलिए भाई ये फेमस थे। और इलस्ट्रेटर मतलब समझाने वाले कहानियों को, एंड बुक डिजाइनर, और जो कोई बुक होता था कहानियों वाले उसको ये डिजाइन भी करते थे। तो बुक डिजाइनर भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे मतलब समझाने वाले कहानियों को, स्टोरी राइटर भी थे, कहानियां लिखने वाले भी थे, और म्यूजिक कंपोजर भी थे। और अपने फिल्मों में ये संगीत गाने जो भी ये लिखते थे, ये खुद ही लिखते थे। इन सब टैलेंट को देखते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, कॉन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री, इनको डॉक्टरेट का डिग्री दिया था। ये जो विश्वविद्यालय है ऑक्सफोर्ड नाम की, जहां पर लोगों का सपना होता है कि हम वहां जाकर के पढ़े, समझ गए, तो वहां विदेश में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसने इनको क्या दिया, डॉक्टरेट की डिग्री दिया, मतलब पीएचडी का डिग्री दिया। डॉक्टरेट मतलब पीएचडी का डिग्री दिया इस मामले में। ओके, तो देखिए कितने पढ़े लिखे इंसान थे, मतलब सिनेमा मेकिंग जो था ना, जो फिल्म मेकिंग था, इनके खून में एकदम रग रग में समा चुका था। और इसीलिए ये अपने एक्सपीरियंस पर कह रहे थे, ओके, कि 1920 के दशक में, चाहे वो भाई पुराने जमाने में 20 साल पहले, चाहे 50 साल पहले, भारतीय सिनेमा के साथ गलत हो रहा था। मतलब कुछ चंद लोग ही सिनेमा को सिनेमा की तरह ट्रीट कर रहे थे, बाकी सब लोग सिनेमा को खाली कॉपी पेस्ट मार रहे थे। कहां से? तो विदेशों से, हॉलीवुड से, ऐसे। ओके, अबाउट द चैप्टर बच्चे, अबाउट द चैप्टर। अब ये हमारा जो चैप्टर आज का है, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, ये कहां से लिया गया? देखिए बच्चे, कहते हैं इन द प्रेजेंट एसे, हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एक एसे है, वो एक निबंध है। ओके, टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? तो लिया गया है एक बुक से, एक किताब से आज के इस एसे को निकाल के दिया गया पढ़ने के लिए आपको। अच्छा, उस बुक का नाम क्या है? आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, मतलब हमारी फिल्में और उनकी फिल्में। यहां आवर फिल्म्स बोलने का मतलब हो गया इंडियन फिल्म्स, क्या हो जाएगा? इंडियन फिल्म्स। और यहां देयर फिल्म्स का मतलब हो जाएगा हॉलीवुड। क्या हो जाएगा? हॉलीवुड हो जाएगा, मतलब विदेशी सिनेमा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विदेशी सिनेमा। मतलब हमारी फिल्में और उनकी फिल्में नाम की एक किताब है जिसमें डिफरेंसेस दिखाए गए हैं, जिसमें डिफरेंसेस दिखाए गए हैं ना, कि हमारी फिल्में और विदेशों की फिल्मों में क्या अंतर है। आज की बात नहीं है, उस जमाने की बात, समझिए 1920-25 के आसपास की बात कर रही है, कि हमारी फिल्में जब बनती थी तो विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती थी। और हम ज्यादातर हमारी जो फिल्में हुआ करती थी वो विदेशों की कॉपी कैट हुआ करती थी। हम लोग नकल करके सीधे कॉपी पेस्ट मार दिया करते थे, कहानी वहीं से चुरा ले दिया करते थे, ठीक है, संगीत भी वहीं का, वेशभूषा भी वहीं का, वहीं के कपड़े लत्ते हीरो हीरोइन पहना के दिखाते थे। तो ये क्या हम कर रहे थे? कहीं ना कहीं हम भारतीय सिनेमा के साथ गलत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम भारतीय सिनेमा बनाने वालों को एक बात सोचनी चाहिए कि हमको अपने सिनेमा क्या है, एक समाज का आईना होता है। फिल्म क्या है? कहते हैं कि फिल्म इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। ये क्या है? ये समाज का आईना होता है। फिल्म क्यों पहले बनाया जाता था भाई? ताकि समाज को दिखाया जाता, कि समाज उससे कुछ सीखे, कि देखो समाज में क्या क्या चीजें होती है या हो रही हैं, है ना, उन गलतियों से सीखें और अच्छाई की तरफ चलें। ये समाज का आईना होता था फिल्म। लेकिन हम लोग कुछ डायरेक्टर्स क्या करते थे कि विदेशों से सीधे उसका कहानी चुरा करके लाते थे, उसी का म्यूजिक भी लाते थे, उसी तरह का डीम डाम वाला म्यूजिक, और वहीं का वेशभूषा, कपड़ा लता भी छोटे छोटे कपड़े पहना के दिखाया करते थे। ये क्या था? कहीं ना कहीं भारतीय सिनेमा के साथ ये गलत हो रहा था, ये अन्याय हो रहा था। तो इसी बात को बच्चे ना सत्यजीत रे ने इस एस्से से निकाल करके आपको दिया गया, इस बुक से निकाल करके एक एस्से ग्रुप में आपको बता रहे हैं कि देखिए पहले के जमाने में सिनेमा के साथ क्या गलत हो रहा था। ओके, यहां देखिए बच्चे, ही एग्जामिन्स, ये सत्यजीत रे इन चीजों को जांच करते हुए, किसको जांच करते हुए? द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स, हमारे सिनेमा में, हमारे सिनेमा का जो स्वभाव होता था, हमारे सिनेमा की जो खासियत होती थी, ठीक है, उसको ही हमेशा एग्जामिन करते रहते थे कि हमारी फिल्मों में क्या ऐसी खास बात है। एंड पॉइंट्स आउट, और इसमें क्या निकालते थे? उनमें से गलतियां निकालते थे, उन चीजों को निकालते थे। किसको? उनकी गलतियों को, कि हमारी सिनेमा में आखिर क्या गलतियां हम कर रहे हैं। उन गलतियों को, उस डिफेक्ट को क्या करते थे? पॉइंट आउट करते थे, निकालते थे। ही मतलब सत्यजीत रे इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग। हम जो भी हमारी जो फिल्में होती थी उस जमाने की, अभी नहीं बच्चे, अभी तो बहुत कुछ सुधर गया है। ओके, बीच में बिगड़ा था, वापस फिर से सुधर गया है। ओके, तो ये जो सत्यजीत रे हैं, ये पूरी तरह से एकदम आलोचना करते थे, उन सारी फिल्मों को आलोचना करते थे। आलोचना करने मतलब क्या होता है? अपना टिप्पणी देते थे, कमेंट रखते थे कि भाई ये फिल्म में ये चीज गलत दिखाया जा रहा है, उस पर अपना ये आलोचना करते थे, और जो सही होता था उसके ऊपर भाई सही कहते थे कि हाँ ये फिल्म में सही दिखाया गया है। तो उस जमाने में ये बहुत हद तक चीजों की आलोचना किया करते थे। किसकी आलोचना? तो उस क्वालिटी की, उस गुणवत्ता की, ओके, उस अच्छाई की, जो हमारी फिल्म बनाने समय में हमको मिलता था।
डायरेक्टिंग की एज वेल एज कंटेंट की। जो अच्छा फिल्म बनाता था उसकी भी आलोचना करते थे भाई कि हाँ सही बनाए हो चाहे गलत बनाए हो, ठीक है। उसके अंदर का जो क्वालिटी होता था उस पर भी चर्चा करते थे, फिल्म में ये क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी नहीं होना चाहिए। और क्या, साथ ही साथ कंटेंट कि फिल्म का कंटेंट कैसा रख रहे हो तुम, कहीं इस फिल्म से युवा बिगड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं इस फिल्म से समाज पे कहीं कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो उसके अंदर के कंटेंट को भी ये क्या करते थे, हमेशा जांच पड़ताल करते रहते थे और लोगों से कहते थे, डायरेक्टर से कहते थे कि देखिए इस तरह की फिल्में ना बनाया करें, इससे हमारे समाज पे इसका बैड इंपैक्ट पड़ सकता है। तो भाई यही चीजें इनके मन में जब आता था ना, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि एक ऐसा भाई ऐसे तैयार करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि पहले के जमाने में फिल्म बनाने में क्या क्या दिक्कतें होती थी। ओके, समझे बच्चे। तो मोटा मोटी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पता चला अबाउट द चैप्टर, हमको पता चल गया कि ये हमारा चैप्टर एक एस्से है। और एस्से का मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज, मतलब उसमें ज्ञान से, पूरा विज्ञान से भरा हुआ होता है कोई चीज। जैसे आप पोल्यूशन पे ऐसे लिखिएगा तो हर चीज उसमें डालिएगा, क्या अच्छाई क्या बुराई सब बताइएगा उसके बारे में। वैसे बच्चे एस्से में भी आपका आज का जो एस्से है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, इसमें बताया गया कि भारतीय सिनेमा के साथ क्या क्या गलत हो रहा था उस जमाने में, आज के जमाने में, उस जमाने में। ओके, अभी क्या है, अभी का जो सिनेमा का जो दौर है बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत ज्यादा बदल चुका है। ओके, तो बच्चे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे यहाँ देखिएगा आपको हर पैराग्राफ का बच्चे यहाँ पर आपको हिंदी वर्जन भी साथ में दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से बच्चे आपका चैप्टर शुरू होता है। अब ध्यान से सारे बच्चे यहाँ पर बैठेंगे, समझ गए ना, बढ़िया से बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से सुनिएगा। कहते हैं one of the most significant phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form। अब यहां से लेकर के बच्चे यहां तक का कहने का मतलब क्या है, तो आपको बच्चे मोटा मोटी ही समझना, ज्यादा डीपली मत घुस जाइएगा, ज्यादा डीपली घुसेगा पूरा इससे पता है क्या करेगा, दिमाग का दही कर देगा। तो आपको समझाते हैं अपनी भाषा में ये कहना क्या चाहते हैं भाई साहब इस लाइन के जरिए। कहते हैं कि उस जमाने मतलब पुराने जमाने मतलब 90s 20s के आसपास अगर देखा जाए, मतलब जिन लोगों ने फिल्म बनाना जब शुरू किया होगा, समझ गए ना, उस टाइम की बात कर रहे हैं ये। और जितने भी मतलब उससे पहले समझते हैं, यहां देखिए बच्चे 1913 से पहले 1913 से पहले सिनेमा नहीं बनता था। मतलब पहली बार सिनेमा जब बना था ना तो छोटी सी फिल्म बनी थी, वो 1913 में बनी थी, 1913 में बनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि 1913 से पहले फिल्म नहीं बनता होगा ना, क्योंकि पहली फिल्म इसी टाइम बनी थी, 1913 में बनी थी वो, ठीक है ना। और उससे पहले बच्चे क्या था, तो ये बच्चे 1907, ये देखिए। अब 1907 भाई कौन सी फिल्म थी भाई, तो ये शॉर्ट फिल्म थी, ये भाई शॉर्ट फिल्म थी, और ये उससे बड़ी फिल्म थी ये, और इसको भाई कहा गया था फीचर फिल्म कहा गया था। अब दोनों में फर्क क्या है, ये शॉर्ट फिल्म था, ये फीचर फिल्म था। शॉर्ट फिल्म बोलने का मतलब मेनली क्या था, ये साइलेंट फिल्म था, ये भाई एक साइलेंट फिल्म था ये। ओके, मतलब जिसमें आवाज नहीं थी, जिसमें आवाज नहीं थी। ओके, और ये था फीचर फिल्म। फीचर फिल्म होने का मतलब जिसमें गाना वोना डायलॉग उलोग एक्शन उक्शन सब पैक हो, जिसमें सब कुछ हो। जैसे आज के जो सिनेमा देखते हैं उसको हम लोग फीचर फिल्म कहते हैं, हिंदी फीचर फिल्म। ओके, उस फिल्म में सारे फीचर्स होते हैं, चाहे वो गाना का हो, चाहे वो डायलॉग्स का हो, चाहे वो एक्शन का हो, चाहे वो कंटेंट का हो, कहानी का हो, हर चीज का उसमें होता है। उसको हम लोग फीचर फिल्म बोलते हैं। देखना आज में ना हिंदी फीचर फिल्म लिखाता है, हिंदी फीचर फिल्म लिखाता है ना। तो 1907 से पहले मतलब फिल्में नहीं बनती थी। 1907 में पहली शॉर्ट फिल्म बनी और फिर यहां से लेकर के 1913 तक पहुंचने में टाइम लग गया। मतलब फिल्म बनाना उस टाइम वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा, है ना। और बच्चे फिल्म सुनिएगा, फिल्म अपने आप में क्या था उस टाइम जमाने में भाई, फिल्म को लेकर बड़ा ही शौकिया चीज चलता था, बड़ा ही शौक था लोगों को देखने का। तो कहते हैं कि जैसे जैसे फिल्म निर्माण आगे शुरू हुआ, ओके, ये मात्र एक मैकेनिकल टॉय ही नहीं रह गया। जैसे पहले क्या था कि हाँ चलो फिल्म है ना, बस क्या है भाई मैकेनिकल टॉय है। मतलब जैसे अगर मान लेते हैं फिल्म बनने से पहले कहीं पर मान लिया स्टेज शो चल रहा है ना, सिर्फ म्यूजिक है, कहीं पर खाली संगीत बज रहा है तो खाली संगीत ही दिखाई देगा, है ना, खाली संगीत दिखाई देगा। मान लेते हैं कहीं पर खाली डांस चल रहा है तो खाली डांस ही देख सकते हैं, है ना। जहां पे खाली डांस चल रहा है स्टेज पर वहां खाली डांस देख सकते थे। जहां खाली संगीत चल रहा है, हारमोनियम ढोलक सब बज रहा है तो वहां खाली संगीत सुन सकते थे, है ना। जहां कहीं पर ड्रामा हो रहा होता था, नाटक नौटंकी जो लोग कहते हैं, वहां खाली ड्रामा देख सकते थे, है ना, खाली डायलॉग देख सकते थे। लेकिन इन सब को मिला के रख दिया कौन, इन सब के गुण को एक जगह मिला दिया कौन, तो उसका नाम है सिनेमा। तो अब उस जमाने तक में जहां खाली म्यूजिक बज रहे थे, अलग अलग खाली डांस हो रहे थे, खाली ड्रामा हो रहा था, इन सब को एक जगह मिला के रख दिया गया तो कहलाया कि मात्र ये एक मैकेनिकल टॉय नहीं रह गया, ये बस एक खाली मशीनों का खेल नहीं रह गया, बल्कि ये धीरे धीरे ये क्या हो गया, मोस्ट पोटेंट मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर एक बहुमुखी एक कला का रूप ले लिया। कौन, तो सिनेमा। क्योंकि सिनेमा में इन सब चीजों को एक साथ मिल करके दिखाया गया।
इन सब को मिल करके दिखाया गया, तब जाके सिनेमा का रूप हुआ। अदरवाइज जिनको पहले खाली संगीत सुनना होता था तो खाली भाई म्यूजिशियन के पास जाकर के संगीत सुनते थे, है ना। जिनको डांस देखना होता था तो कहीं पर अगर डांस चलता था वहां पे डांस दिखाई दे सकता है, फिर वहां गाना नहीं दिखाई देता था। जहां कहीं पर ड्रामा चल रहा था वहां खाली ड्रामा चलता था। लेकिन सिनेमा ने क्या किया, इस लेवल को सीधे अपर लेवल पे ले गया और इन सब को एक क्या बना दिया, एक वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म बना दिया। तो सिनेमा में आपको देखिए संगीत भी मिल जाता है, एक ही सिनेमा में आपको गाना भी सुनने को मिल जाता है, उसी सिनेमा में आपको नाटक भी, ड्रामा भी देखने को मिल जाता है, उसमें डायलॉग्स भी आपको सुनने को मिल जाता है। देखते हैं ना, सब कुछ उसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब कि भाई उस जमाने में जो भी फेनोमेना जो घटना घटी, उनमें से एक घटना जिसका बहुत ज्यादा विकास हुआ और वो क्या है, तो वो है सिनेमा, जो कि मात्र एक मैकेनिकल टॉय नहीं रह गया, खाली बस मशीनों का खेल नहीं रह गया, बल्कि एक बहुमुखी कला का रूप ले लिया। कौन? वो है सिनेमा। ओके, पहले बच्चे जो डांस होते थे बच्चे ना, उसमें खाली म्यूजिक के धुन पे डांस हो जाया करते थे, समझे ना, ऐसा होता था। लेकिन जो भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या किया, सबको मिलाकर के एक कला बनाया गया और वो है बहुमुखी कला, वर्सेटाइल आर्ट। मतलब बहुमुखी बोलने का मतलब उसमें एक खाली संगीत नहीं देखते हैं, सिनेमा में खाली संगीत नहीं मिलता है, उसमें संगीत भी मिलेगा, डांस भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, उसमें आपको, है ना, उसमें आपको अच्छी कहानी मिल जाएगी। इन सब को मिला के बना दिया गया सिनेमा। ओके, तो उन जमाने में राइटर कहते हैं उस जमाने में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, जो भी मतलब घटना घटी, उन सारी घटनाओं में एक घटना ऐसी घटी जिसने अपने आप को विकास किया और वो है सिनेमा। ओके, जो कि मात्र एक मैकेनिकल टॉय नहीं रह गया, बल्कि खाली मशीनों का खेल नहीं रह गया, बल्कि उस जमाने में एक बहुमुखी कला का रूप ले लिया। ओके, कौन? तो वो है सिनेमा। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, कहते हैं आज द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. It combines in various measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture, and a host of other arts, major and minor. It also combines the cold logic of science. बच्चे कहते हैं आज के डेट में, ये बच्चे आज समझ रहे हैं कब के डेट में, ये बच्चे आज जो बोल रहे हैं आज, ये बच्चे आज 2025 नहीं, ये 2025 की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, ये उस जमाने की बात कर रहे हैं। मतलब सोचो कि 1950 के पास की बात कर लो, 1940 की बात कर लो, चाहे 1916 की बात, 60 की बात कर लो, बच्चे ये उस जमाने की बात कर रहे हैं। अब राइटर भाई उस जमाने के दूसरे जमाने की बात ना कर रहे होंगे, ये आज के जमाने की 2025 की तो बात बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे ये, तो समझिए बच्चे, तो आप फीलिंग पे जाइएगा। कहते हैं द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट, कहते हैं सिनेमा आज बिल्कुल उसको इतना रिस्पेक्ट मिलता है बाकी जितने अदर फॉर्म्स ऑफ जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे जितना सम्मान संगीत को मिलता था, जितना सम्मान डांस मतलब नृत्य को मिलता था, जितना सम्मान बाकी सारे जैसे नुक्कड़ नाटक को मिला करते थे, उतना सम्मान आज सिनेमा को भी मिलता है। ओके, इट कंबाइंस, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अपने आप में समेटे हुए हैं, ये अपने आप में कंबाइन किए हुए हैं कितनी सारी चीजों को। तो वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ, जैसे पोएट्री, सिनेमा में ही आपको देखिए आपको पोएट्री मिल जाता है, मतलब इसमें आपको गाने मिल जाते हैं, है ना, इसमें आपको देखिए संगीत मिल जाता है, इसमें देखिए आपको पेंटिंग किया मिल जाता है, इसमें आपको भाई नौटंकी भी देखने को मिलता है, सास बहू का नाटक, चाहे हीरो हीरोइन जो भी हो, लव ट्रायंगल हो, आर्किटेक्चर, इसमें आपको बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग को भी देखने को मौका मिलता है ना, एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, और भी बहुत सारी तमाम कलाएं जो है, चाहे बड़ी से बड़ी चाहे छोटी से छोटी, ये सब सिनेमा के अंदर में आ गई हैं। तो सोचिए कितना बड़ा विकराल रूप ले चुका है ये जो कला है सिनेमा, है ना। सिनेमा में वो हर चीज दिखाई दे देता है, और साथ ही साथ इसमें तो भाई आपको तो साइंस का जो टेक्नोलॉजी होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है ना। इसमें बच्चे, इसमें आपको विज्ञान की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी देखने का मौका मिलता है, देखते नहीं है, मतलब विज्ञान तकनीकी यंत्र पे भाई सिनेमा बनाया जाता है, स्पेस का सीन दिखाता है ना, धरती से ऊपर बाहर का सीन दिखाता है। तो आजकल के फिल्म में क्या दिखाया जाता है इसमें, और ऑल्सो कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, मतलब इसमें विज्ञान की टेक्नोलॉजी के बारे में भी दिखाया जाता है। तो इतना कुछ एक सिनेमा में दिखाया जाने लगा है, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीजें हो। ओके, तो भाई जितना सम्मान बाकी सब कला को मिलता है, उतना ही सम्मान आज की डेट में सिनेमा को भी मिलना चाहिए और मिलता भी है। ठीक है, जैसे आप मानते हैं कि भाई कि स्विमिंग एक कला है ना, स्विमिंग एक कला है, तैरना एक कला है, उसको आप रिस्पेक्ट देते हो, स्केटिंग चलाना, भाई स्केटिंग वाला जूता पहन के उसको चल लेना, वो भी एक कला है। अब कला का सम्मान तो होता ही होता है, तो जितना सम्मान बाकी सारे कलाओं को दिया जाता है, उतना ही सम्मान सिनेमा को भी दिया जाता है, क्योंकि इसमें भाई एक्टिंग करना पड़ता है, कैमरा के सामने वो चीज करना पड़ता है जो आम जिंदगी में लोग नहीं करते हैं, समझ गए ना। अचानक से रोना है, अचानक से हंस जाना है, अचानक से गुस्सा दिखा देना है, ये सब क्या है, एक्सप्रेशन देखते हैं तो बदल जाता है, कैमरा के सामने बदलना पड़ता है। आंसू नहीं रो रहे हैं लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं रोने का, आंख से आंसू भी निकलना चाहिए, है ना, कूद फान करना पड़ता है, समझ गए, डांस भी करना पड़ता है। तो सोचिए सिनेमा में कितनी चीजों का कला को दिखाया जा रहा है एक साथ ना जाने हम कितनी कलाओं को देख रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे कभी देखिएगा, कोई मूवी देखिएगा अच्छी सी, है ना, उसमें देखिएगा कितना अच्छा, उसमें देखिए संगीत आपको सुनाई पड़ता है, गाना भी उसमें कितना अच्छा गाना का बोल लिखा होता है ना, तो गाने के बोल अच्छे होते हैं, उसमें संगीत अच्छे होते हैं, डायलॉग डिलीवरी कितना बढ़िया होता है ना, कितने भाई अच्छे, हीरो ने ऐसा डायलॉग मारा, विलन ने ऐसा डायलॉग मारा उसमें, समझ गए, बड़ी बड़ी देखिए इमारतें दिखाई जाती हैं, आर्किटेक्चर कैसा कैसा सीन बना के आपको दिखाया जाता है। देखते हैं बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें सोच रहे कैसे साम्राज्य को दिखाया गया है,
देख रहे हैं उसमें कितना बड़ा साम्राज्य को दिखाया गया है। तो ये क्या होता है, उसमें आर्किटेक्चर को दिखाया गया है, पूरा फिल्म का सेट तैयार करना पड़ता है, पूरा एक गली का सेट तैयार करना पड़ जाता है, समझे ना। तो बच्चे इन सब को मिला करके ना, इसका मतलब है सिनेमा को भी वही रेस्पेक्ट मिल रहा है जो मिलना चाहिए इसको। आगे कहते हैं बच्चे, इंडिया टुक अ फिल्म प्रोडक्शन, मतलब भारत ने जो फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिल्म को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, फिल्मों को बनाना जब स्टार्ट किया था ना, सरप्राइजिंगली अर्ली, बहुत पहले ही। अगर 2025 अगर अभी हमारा चल रहा है तो सोचिए 1907 सोच लीजिए, 100 साल से भी कितना ज्यादा ऊपर टाइम हो चुका है ना। यहां देख लीजिए, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907 में, मतलब 1907 में। ओके, पहली शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी, प्रोड्यूस की गई थी, चलाई गई थी कब, 1907 में। एंड द फर्स्ट फीचर फिल्म, मतलब उसमें सब कुछ था, उसमें साइलेंट फिल्म नहीं था, बल्कि उसमें गाना वोना डायलॉग डिलीवरी सब था, समझ गए ना। तो उसको बनाया गया था 1913 में बनाया गया था उसको, ठीक है बच्चे। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड, कब पहली शॉर्ट फिल्म, लघु कथा जो कहानी होती है, जो लघु फिल्म होती है, वो कब प्रोड्यूस की गई थी। तो आप कहेंगे 1907 में। और फर्स्ट फीचर फिल्म, समझ गए ना, एक लंबी फिल्म जो हर कुछ से भरी उड़ी हो, गाना संगीत डायलॉग से, उसको 1913 में प्रोड्यूस किया गया था। और कहते हैं बाय द 20s, मतलब 1920 से लेकर के 1920 से भाई 1930 तक, इस 10 साल में इट हैड रीच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, भाई इसका बहुत बड़ा बाजार पहुंच चुका था, बहुत बड़े लेवल पर ये पहुंच चुका था, बहुत बड़े बाजार पर ये पहुंच चुका था, मतलब अच्छी खासी आमदनी फिल्म से होने लग गई थी, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा पहले भी थी, है ना, आज भी है। तो ये जो भाई बिग बिजनेस जो स्टार्ट हो गया, कब से स्टार्ट हो गया, मतलब पहले खाली फिल्म बनाते थे भाई, कुछ लोग देखते थे, कुछ लोग नहीं देखते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, इसने इतना बड़ा मार्केट पकड़ लिया, इतना बड़ा बिजनेस तैयार कर दिया ना, कि खाली भारत में भाई उसके बाद फिल्में पर फिल्में बनती चली जाने लगी, ऐसा होने लग गया, ढेर सारी फिल्में बनने लगी, अलग अलग डायरेक्टर भाई उठ करके भाई फिल्म बनाने शुरू कर दिए, जिसको नहीं भी आ रहा है वो भी भाई इसी फिल्म लाइन में आ गया, वो भी फिल्में बनाने लग गया। और यही कारण से क्या हुआ ना, कि लोगों ने फिल्म बनाते समय ध्यान नहीं दिया कि ये भारत की फिल्में हैं, ये हॉलीवुड की फिल्म हम नहीं बना रहे, हम भारत की फिल्में बना रहे हैं। तो हमारी भारत की फिल्मों में हमको क्या दिखाना है, तो हमें भारत के बैकग्राउंड को दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ के लोगों को दिखाना पड़ेगा, यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, यहाँ हमारा संगीत कैसा है, यहाँ हमारा नाच गान कैसा होता है। अब होता था पहले भाई संगीत बड़ा, जैसे देखते हैं पुराना गाना सुनिएगा, 1970 के आसपास का सुनिएगा कितना अच्छा गाना लगता है, 80 का गाना सुनिएगा, 1990 का गाना सुनिएगा कितना बढ़िया लगता है, एक आज कल का गाना सुनिएगा। कुछ ही ऐसे गायक हैं जिनके गाने में लाइंस अच्छी होती हैं, बाकी तो कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ का तो पता ही नहीं चल पाता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, समझ गए। तो ऐसे ही बिल्कुल कुछ ऐसे राइटर्स थे उस जमाने में भी, जिनको खाली काम था पैसा छापना, बस फिल्म बना दें, कुछ भी परोस दें, पैसा छाप लें। तो ये जो काम हो रहा था पैसा छापने वाला ना, ये 1920 से 1930 के आसपास बहुत ज्यादा मार्केट पकड़ लिया था, ये समझ गए ना, ऐसा था। तो चलो मार्केट तो अच्छा बड़ा हो चुका था, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए था, इससे हमारे भारत में पैसा बढ़ रहा था। यहां देखिए, इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड, फॉर दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट। क्या कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं ये बोलना बड़ा ही आसान है, कि हम भारत में जितनी फिल्में बनती हैं ना, सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में 2 ही जगह सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं, एक आपका हॉलीवुड हो गया, दूसरा बॉलीवुड हो गया, इससे ज्यादा फिल्म कहीं नहीं बनता होगा, समझ गए। और ये तो बस एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, ये सांख्यिकी एक सत्य है, समझ गए, ये तो आंकड़े के हिसाब से ऐसा बताया गया है, आंकड़े के हिसाब से सच्चाई है कि हॉलीवुड के बाद, हॉलीवुड बोलने का मतलब जो फिल्में विदेश में बनती है, जो हॉलीवुड जगह पे बनती है, तो हॉलीवुड भाई एक जगह का नाम है, हॉलीवुड क्या एक जगह का नाम है जहां पर फिल्में बनाई जाती हैं। तो हॉलीवुड पहले नंबर पर, और ये है दूसरे नंबर पे, कौन, भारतीय फिल्में। भारत फिल्म बनाने में हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पे आता है, सोचिए कितना बड़ा व्यापार है इसका, कितना पैसा सोचिए इसमें है, ये सोचिए कितना इसमें पैसा है। ओके, हमारा फेवरेट सिंगर पता है कौन है, एक तो अरिजीत सिंह हो गए, वो तो भाई सबके फेवरेट अपने अपने हैं, लगभग लोगों के फेवरेट अरिजीत सिंह है, और दूसरे हैं विशाल मिश्रा का भी सॉन्ग जो है ना, गाने का जो आवाज जो है ना, बहुत ही बढ़िया, उनका मेलोडियस वॉइस एकदम है उनका भी। और यहां देखिए बच्चे, तो हॉलीवुड पहले नंबर पर और बॉलीवुड हमारा दूसरे नंबर पर है, ये एक आंकड़े की सच्चाई ऐसा है, और ये कहना बड़ा आसान है सबके लिए। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, लेकिन क्या ये जो हमने कहा कि हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पर फिल्म बनाने में हम सबसे आगे हैं, एकदम सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हॉलीवुड के बाद सबसे ज्यादा फिल्म हम ही बनाते हैं, ये बात सही है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन क्या यही बात आप क्वालिटी में भी कर सकते हैं क्या? भाई उस जमाने की बात कर रहे हैं बच्चे, उस जमाने की बात, अभी हम अभी के जमाने की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। ओके, कहते हैं क्या उस जमाने में ऐसा भी कहा जा सकता था, सेम चीज आप क्या क्वालिटी के बारे में कह सकते थे क्या? तो नहीं कह सकते थे। आप ये नहीं कह सकते थे कि हॉलीवुड के बाद जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का फिल्म बनाता है वो हम है, ये बात आप नहीं बोल सकते थे।
क्योंकि हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पे आप सबसे ज्यादा फिल्म बना तो रहे थे, लेकिन क्वालिटी उसमें नहीं था, उसमें क्वालिटी नहीं था। तो सेम बात आप क्वालिटी के लिए नहीं बोल सकते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है कि व्हाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड? आखिर हमारी फिल्में, जब हम इतना ज्यादा फिल्म बना रहे थे, उस टाइम इतना ज्यादा फिल्म बना रहे थे कि हम 2 नंबर पे थे, तो ये बताइए कि आखिर हमारी फिल्में विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती थी? अगर हम इतने ही अच्छे फिल्म बनाने में माहिर थे, इतना ज्यादा फिल्म बनाते थे, तो हमारी एक भी फिल्म विदेश में क्यों नहीं दिखाई जाती थी? सत्यजीत रे उन सारे डायरेक्टर से सवाल कर रहे हैं कि उस जमाने में हम दूसरे नंबर पे हुआ करते थे फिल्म बनाने में, फिर ऐसा क्यों था कि हमारी एक भी फिल्म विदेश में नहीं दिखाई जाती थी? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है, इज इट सोनली बिकॉज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत ये सोचता है कि भाई हमारे पास तो इतनी आबादी है, तो अपना प्रोडक्ट, हमारा जो अपना जो प्रोडक्ट है, हमारा अपना जो चीज है सिनेमा, हम भारत में चलाएंगे, खाली हमको विदेश में चलाने का मन नहीं है, हमारे यहाँ इतने लोग हैं कि यही लोग देखेंगे तो हमारा ढेर कमाई हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था, और या फिर ऐसा तो नहीं था कि आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स? कहीं ऐसा तो नहीं था कि हमको अपनी फिल्में विदेश में दिखाने में शर्म आती थी? हाँ, क्योंकि लगभग कहानी तो वहीं से कॉपी होती थी, तो अब उसकी कहानी को वहां जाके दिखाएंगे तो क्या कहेंगे? चोरी करके लाया रे, हमारी फिल्में दिखा रहा है, हमें को कह रहा है अच्छा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर देखिए क्या गिनती यहाँ पर क्या गलतियां गिनाना चाह रहे हैं उस जमाने में, कि कुछ राइटर ऐसे थे जो फिल्म तो इतना बना दे रहे थे कि हम 2 नंबर पे पहुंच गए थे फिल्म बनाने में। लेकिन क्या यही बात कह सकता है कोई कि हम क्वालिटी में भी 2 नंबर पे आ गए थे? नहीं, हम क्वालिटी में बहुत पीछे थे। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं का फिल्म कॉपी कर लिया करते थे। हमको लगता था ना कि भारत में बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाएंगे ना, एकदम पूरा एकदम टेक्निकल पॉलिश दिखाएंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम क्रैन शॉट दिखाएंगे, ऊपर से ड्रोन सिस्टम दिखाएंगे, ये सब तो हमारा फिल्म ज्यादा अच्छा चलेगा। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। जो अपने देश में हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास छोटे छोटे गांव हैं, उनका सीन दिखा सकते हैं। जरूरी है हर फिल्म में बिल्डिंग दिखाएगा तो ही चलेगा? नदिया के पार नहीं चला फिल्म क्या? हाँ, नदिया के जो पार फिल्म है, सोचिए कितनी पुरानी फिल्म है और कितना बेहतरीन फिल्म सोचिए है। नदिया के पार हो गया, जैसे देखिए हम साथ साथ हैं हो गया है ना, इस समय कहां बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाया गया है? नदिया के पार तो भाई सबसे एकदम गांव का सीन दिखाया गया था, नाव का सीन, नदी का सीन, झोपड़ी का सीन, उस झोपड़ी में टंगा हुआ मक्के का एक झुंड, उसका सीन, हाँ है ना, शादी ब्याह के टाइम में उस जो गीत होता है, शादी ब्याह में जो गीत होता है उसका सीन दिखाया गया, उस गीत को दिखाया गया है ना, कितना बढ़िया दिखाया गया था। सोचिए तो क्या वो फिल्म नहीं चली? फिल्म बहुत ज्यादा चली थी, सुपर डुपर हिट थी अपने जमाने की। एक वो डायरेक्टर थे जिन्होंने नदिया के पार बनाया, और एक वो डायरेक्टर होते हैं जो आज न जाने कितने फिल्म ऐसी लॉन्च कर देते हैं जिनका ना आगे का पता ना पीछे का पता, है ना। और नदिया के पार देखिए कितनी बढ़िया फिल्म, कितनी अच्छी चली थी। तो ये कुछ ऐसे राइटर्स हमारे थे जो अच्छे कंटेंट को चुना करते थे, अच्छी कहानी को चुना करते थे। उनको बिल्डिंग नहीं दिखा था। ऐसा थोड़ी था कि जिस टाइम नदिया की फिल्म, अच्छा नदिया की फिल्म अभी से कितना साल पहले आया होगा, मान लेते हैं कि 30 से 40 साल पहले, 30 से 40 साल पहले, तो क्या उस टाइम में बिल्डिंग नहीं था? भारत में बिल्डिंग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गांव का सीन लिया। क्यों भाई? दिखाना था कि भारत में अभी भी भाई गांव का देश है भाई, भारत हर जगह पे बिल्डिंग्स नहीं है अभी भी, तो उन्होंने दिखाया और फिल्म देखिए कितना अच्छा चला भी। तो ये कह रहे हैं कि कुछ डायरेक्टर ये सोचते हैं, उनको कहना बड़ा आसान होता है कि हम तो हॉलीवुड के बाद तो 2 नंबर पर आते हैं, है ना। तो क्या ये बात आप क्वालिटी में कह सकते थे? नहीं कह सकते थे, है ना। और क्या लगता था आपको अपनी फिल्म बाहर दिखाने में शर्म नहीं आती थी? बिल्कुल आती थी, क्योंकि कहानी तो वहीं की रहती थी ना। हाँ, जैसे देखिए विवाह फिल्म हो गया भाई, बहुत ऐसे फिल्म है जिसमें ना बहुत सारी फिल्म ऐसी हैं जो आज का जनरेशन अगर उस फिल्म को देखे ना तो भाई बहुत सारी सीख मिल सकता है। हमने रिसेंटली 1.5 से 2 साल पहले हमने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था, साउथ की फिल्म है विजेता, एक मूवी है विजेता, एक मूवी है प्रेमम। आपको ना फिल्म देखनी चाहिए, प्रेमम तो आपको जरूर देखनी चाहिए। प्रेमम एक मूवी है, प्रेमम समझ, ये साउथ की फिल्म है बच्चे, एग्जाम के बाद जरूर से देखिएगा, अभी मत देखिए, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ गए ना। आप एग्जाम के बाद में, अभी ना एग्जाम के बाद यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, प्रेमम नाम का फिल्म, साउथ फिल्म है। इतना ज्यादा मोटिवेशनल फिल्म है ना बच्चे। इसमें फिल्म में संगीत, मतलब गीत संगीत तो चलो साउथ का समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो कंटेंट इसमें जो लिखा है भाई, जो कंटेंट है ना एकदम दिल छू लेने वाला कंटेंट है। ये प्रेमम हो गया, या आपके फिल्म और बताते हैं विजेता, एक और बच्चे फिल्म है विजेता, ये देखिए विजेता, ये सब फिल्म है, बड़ा गजब का फिल्म भाई। सिंपल सी कहानी, सिंपल सी स्टोरी, लेकिन कंटेंट इतना तगड़ा है ना, ये आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये 2 फिल्म देखिएगा, एग्जाम के बाद देखिएगा, समझ गए ना। बहुत बेहतरीन क्वालिटी उन्होंने लिखा है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का फिल्म है ये। तो ऐसे ऐसे फिल्म है ना भारत के हो सकते हैं भाई, समझे। तो आगे कहते हैं, गलतियां दोहराते हुए गिनाते हुए कहते हैं, टू एनीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स द आंसर मस्ट कम इजीली। कहते हैं कि क्या कोई समानता है, क्या कोई फैमिलियरिटी है किसके साथ में, है ना, अपना एक स्टैंडर्ड के साथ में जो बेस्ट फॉरेन होता है, मतलब विदेशी फिल्म जो बनते हैं, क्या उनके साथ हमारा स्टैंडर्ड है? नहीं, इस मामले में स्टैंडर्ड है कि हम दूसरे नंबर पे आते हैं फिल्म बनाने में, लेकिन हम क्वालिटी के मामले में अपना स्टैंडर्ड हम लोग गिराए हुए थे। उस जमाने की बात कर रहे हैं ये। ओके, द आंसर्स मस्ट कम इजीली। तो इसका आंसर अगर हमसे पूछे तो हम उसको आराम से बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कहते हैं देखिए, लेट अस फेस द ट्रूथ। अब देखिए ये जो 2 सवाल है ना यहाँ पर,
यहाँ जो 2 सवाल किया गया कि क्या हम इसके चलते विदेश में फिल्म नहीं दिखाते हैं कि भाई हम अपने भारत में ही फिल्म चलाना चाहते हैं, या इसके लिए भाई कि हमको अपने फिल्म बनाने में शर्मिंदा महसूस होता है ओके अपनी फिल्मों पर। तो भाई इसका आंसर कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, लेट अस फेस द ट्रूथ, आओ सच का सामना करें। आइए आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं, क्यों हमारी फिल्में विदेशों में नहीं चलाई जाती थी, क्यों नहीं दिखाई जाती थी। आजकल तो हॉलीवुड वाले हमारी फिल्में देखना पसंद करते हैं। अब बच्चे जमाना पूरा बदल चुका है, ये उस जमाने की बात कर रहे हैं कि क्यों हमारी फिल्में विदेशों में शो नहीं हो जाती थी। There has yet been no Indian film which could be acclaimed on all counts। ऐसी कोई भारतीय फिल्म, सच्चाई क्या है ना कि ऐसी कोई भारतीय फिल्म उस टाइम में है ना दावा नहीं कर सकती थी कि हम हर तरह से फिट है, हमारा संगीत भी अच्छा है, हमारा कहानी भी अच्छा है, हमारा क्या है, हमारा डायलॉग अच्छा है, हमारे एक्टर अच्छे उसमें चुने गए हैं, हमारी कहानी अच्छी है, हमारा बैकग्राउंड अच्छा है। ये कोई नहीं उस जमाने में कह सकता था, सिर्फ कुछ फिल्मों को छोड़ करके, समझ गए। तो हर तरह से ऑन ऑल काउंट्स पे हम दावा नहीं कर सकते थे, जबकि हमने इतनी सारी फिल्में बना दी थी। वेयर अदर कंट्रीज, जबकि बाकी दूसरे जो कंट्री वाले होते हैं ना, उन्होंने अचीव किया है, उन्होंने अच्छी कहानी चुना है, अच्छे एक्टर को चुना है, अच्छा प्लॉट चुना है, अच्छा बैकग्राउंड चुना है, उन सब में वो माहिर थे, लेकिन हम बहुत पीछे थे। अगर हम कहानी अच्छा चुनते थे तो उसमें एक्टर अच्छा नहीं चुन पाते थे, अगर अच्छा कहानी एक्टर दोनों होता था तो उसमें अच्छा म्यूजिक नहीं हो पाता था, म्यूजिक होता था अगर बढ़िया तो उसमें जो बैकग्राउंड होता था वो इंडियन बैकग्राउंड नहीं होता था, वो विदेश का सीन हो जाता था। तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी रूप में हम सब तरह से खड़े नहीं उतर पा रहे थे, जबकि विदेशी जो फिल्में होती थी उन्होंने इस चीज को हासिल किया था। We have only attempted, उन्होंने हासिल किया और हमने क्या किया, खाली प्रयास करते रह गए कि हाँ इस बार हमारा फिल्म विदेश में दिखाया जाएगा, इस बार हमारा फिल्म विदेश में दिखाया जाएगा, ऐसा जबकि हुआ नहीं, हम खाली प्रयास करते रह गए। एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, और वो भी जो हमने प्रयास किया ना, ईमानदारी पूर्वक हमने प्रयास नहीं किया है। हमारे जो पुराने जो डायरेक्टर रह चुके थे फिल्म बनाने वाले, उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन ईमानदारी से नहीं किया, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा कमाने से बस मतलब था, सिर्फ पैसा कमाने से, ऐसा था। हम पीछे बच्चे बस इसी रीजन से थे क्योंकि हम क्या करते थे ना, उनके फिल्म का कॉपी किया करते थे। अब आगे समझ क्या कहते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है इस बात में, राइटर कहते हैं नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, और हम उस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पा रहे थे, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारक हैं इसके पीछे कि हमको वो मैच्योरिटी क्यों नहीं हासिल हुआ था, हम फिल्म बनाने में, शो करने बाहर में हम परिपक्व क्यों नहीं थे, हमारे पास इतनी समझ क्यों नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारे कारक हैं। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटाइटी द मास, प्रोड्यूसर के अगर पूछिएगा ना प्रोड्यूसर से कि भाई हमारी फिल्में बाहर में क्यों नहीं दिखाई जाती थी, तो वो कहते थे अरे भैया लोगों को ना ऐसी फिल्में ही पसंद आती हैं, तो हम दूसरों के लिए फिल्म नहीं बनाते, इसलिए हमारी फिल्में वहां नहीं चलती है। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर ना जनता पे थोप देता था कि इसमें जनता की गलती है, जनता को वही टाइप का फिल्म चाहिए, हम देते हैं उसको, समझ गए, विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की तमाम चीजें वो बोलने लग जाते थे। वही अगर पूछते थे ना टेक्नीशियन से, जो फिल्म निर्माण में जो सहायक जो हेल्प करते हैं, जैसे कि कोई कैमरामैन हो गया, चाहे कोई क्रेन शॉट लेने वाला हो गया, चाहे कोई ऊपर से कैमरा करने वाला हो गया, समझ गए, चाहे कोई एक्शन करने वाला हो गया, मतलब जितना तरह का जो टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट होता है, उससे पूछते थे ना कि भाई तुम अपना काम सही से क्यों नहीं करते हो, तो पता है ये क्या करते थे, द टेक्नीशियंस विल ब्लेम द टूल्स, वो कहते थे कि भाई अच्छा फिल्म कैसे बनेगा, हमारे पास बढ़िया बढ़िया कैमरा है, हमारे पास क्रेन शॉट लेने वाला है, हमारे पास ड्रोन सिस्टम है, अच्छा फिल्म बनाने की बात कर रहे हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, करते बढ़िया फिल्म कहां से बनेगा। तो देखिए यही होता था, फिल्म बना दिया जाता था, लेकिन जब पूछा जाता था कि भाई आपकी फिल्म क्यों नहीं चल पाती, कहता कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, प्रोड्यूसर कहता था कि हमारी जनता को फिल्म इसी टाइप का पसंद आता है, मतलब कुछ बेतुके टाइप के एकदम जवाब दे दिया करते थे। ओके, विल ब्लेम द टूल्स एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से, और जब डायरेक्टर से ही बात जब पूछी जाती थी तो इस तरह की तमाम बातें, बहुत अलग अलग मतलब आश्चर्यजनक बातें वो करने लग जाते थे डायरेक्टर से, समझ गए। डायरेक्टर कहता था कि हमारे पास टेक्नीशियन अच्छा नहीं है, और टेक्नीशियन क्या बोलता था कि यार डायरेक्टर हमारे पास कैमरा लगा अच्छा देगा तब ना करेंगे हम, हाँ, और ये जो थे जो प्रोड्यूसर जो पैसा लगाते हैं वो कहते थे भाई हमारी जनता के पास भाई यही टाइप की फिल्म अच्छी लगती है, तो वो यही टाइप की फिल्म देखना चाहेंगे। He had in mind, जो डायरेक्टर के दिमाग में होता था वो सारी बातें वो कहते थे, वो पटांग टाइप की बातें, बट ही कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, लेकिन वो उस हालात को समझ नहीं पा रहे थे कि हालात क्या चाहता है आपसे, किस तरह की फिल्में आपसे बनाना चाहता है ये। ओके, आगे कहते हैं इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। दिक्कत क्या था ना कि भारत में शुरुआत में जो फिल्में बननी जब शुरू हुई थी ना, तो वो उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक सिनेमा का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कि भाई आप किस जगह का फिल्म बना रहे हो, जैसे आप भारत में हैं तो आप भारत के बारे में फिल्म बनाइएगा, कि रहते हैं भारत में दिखाइएगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये कहता है जो बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई हम इंडियंस हैं तो हम जो फिल्म बना रहे हैं उसमें इंडियन बैकग्राउंड दें, है ना, यहाँ के हीरो हीरोइन को रखें, ठीक है, और यही के बारे में कहानी भी रखें
कि वो कहानी भारत से रिलेटेड होना चाहिए। संगीत भी, चाहे नाटक हो, चाहे वो नृत्य हो, नाच गाना हो, डायलॉग्स हो, वो सब यहाँ के होने चाहिए, मतलब भारत के कल्चर से मिलता जुलता होना चाहिए। और यही चीज को समझने में ना भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि भाई भारत में है तो क्या दिक्कत है, विदेश का दिखाते हैं ना, लोग कभी विदेश नहीं जाते हैं तो उनको लगना चाहिए ना कि हाँ भाई देखो ना हमारी फिल्म में ना विदेश का सीन दिखाया गया था, ये वाला फिल्म में बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाया गया, चलो देखते हैं उसको। यही समझदारी में भाई क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई थी। यही समझने में क्या हो गया था, गलत फहमी हो गया था। यही चीज समझने में गलत फहमी हो गया था। ओके, यही समझने में बच्चे गलत फहमी हो गया था। ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था कोई भी कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न का, कि भैया हम जो कहानी लिख रहे हैं ना, एक ही कहानी कितना दिन तक चलाएंगे आखिर। जैसे देखते हैं बच्चे, जो ड्रामेटिक पैटर्न होता है किसी भी सिस्टम में, जैसे आप एक नाटक देख रहे हो, आप एक नाटक देख रहे हो, समझ गए ना, हर नाटक के देखिएगा उसमें से कुछ कॉमन चीजें होंगी। नाटक में क्या होगा, नाटक में क्या होगा, जैसे कोई गरीब लड़की है, वो पढ़ना चाहती है ना, अचानक से उसका शादी भाई किसी अमीर लड़के के साथ में हो गया, उसके घर में चली गई, अब वो फिर भी पढ़ना चाहती है, लोग उसको भाई पढ़ने से रोक रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन चीजें ऐसी, मतलब रुकावटें आएंगी उसमें कोई अच्छे लोग दिखेंगे, उसमें कुछ चुगली करने वाले होंगे, तो कुछ जो ड्रामेटिक पैटर्न होता है वो लगभग सेम ही होता है, बस कहानी थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है। बाकी जो ड्रामेटिक पैटर्न है वो सेम रहता है। जैसे सास बहू का नाटक देख लीजिए, कभी सास को खराब दिखाया जाएगा, कभी बहू को खराब दिखाया जाएगा, कभी दोनों को खराब दिखाया जाएगा, कभी दोनों में से दोनों को अच्छा दिखा दिया जाएगा। तो ये सब जो ड्रामेटिक पैटर्न बच्चे वो सब जो एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम में ना, यही सब करने में क्या हो रहा था, खाली बस गलत फहमी हो रहा था। ओके, और यही सब चीजों को दिखा दिखा करके समाज को थोड़ा सा बर्बाद किया गया था। ओके, सबके मन में ये बात बैठ गई। आज भी लोगों के घर में जो डिश एंटीना लगा हुआ है, चाहे टाटा प्ले हो चाहे जो भी हो, उसमें जितने भी नाटक देते हैं, जितने भी सीरियल देते हैं, आज हर घर में अगर सीरियल अगर बंद हो जाए ना, आज हर घर में अगर लोग सीरियल देखना बंद कर दे तो बहुत के घर में लड़ाइयां कम हो जाएंगी। लेकिन दिक्कत यह है, समझ गए, लोग अपने घर में लड़ाइयां चाहते हैं, उनको लगता है भाई हमारे घर में लड़ाई क्यों नहीं हो रहा है, लड़ाई होना चाहिए, समझ गए, और वो फिर सीरियल लगाते हैं, समझ गए, एक से एक नाटक देता है, शाम के 7 बजे से रात में 10 बजे तक ना, इतना गजब गजब का नाटक देता है ना कि उसको लगता है ना, देखने वाले को लगता है ना कि अरे ऐसा तो हमारे साथ भी हो रहा था, ऐसा तो हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे घर में बहू ऐसा कर रही है, बहू को लगता है कि सास खराब है, सास को लगता है कि बहू खराब है, दोनों जब अच्छा लगता है कि बेटा खराब है, उसका हस्बैंड खराब है। हाँ, एक से एक झुमका, ईयर रिंग्स, नोज रिंग्स, साड़ी महंगा महंगा बना करके दिखाएगा उसमें नाटक में। और क्या, आधे घंटे चाहे 1 घंटे का नाटक में, 1 घंटे का सीरियल में इतना बार प्रचार देगा, इतना बार प्रचार देगा, मतलब दिमाग को ना, अगर आप बैठ जाओ ना, कोई पढ़ने वाला बच्चा अगर बैठ जाए ना, भाई क्या परोस दियो भाई, ये क्या परोस के रख दिए सब चीजें। और यही चीजें उस जमाने में भी होती थी और होती आ रही हैं आज भी, समझे। इसीलिए घर को बचाना है, सीरियल देखना बंद कर दीजिए, सबसे बढ़िया चीज, सीरियल देखना बंद कर दीजिएगा, अपने आप सब सही हो जाएगा, समझे। कितने हस्बैंड का पैसा बच जाएगा, क्योंकि पत्नी डिमांड कर देती है कि भाई देखो उसमें ऐसा साड़ी दिखाया गया था, अगली बार हमको भैया की शादी में ऐसा ही साड़ी लेना है। कितने पतियों का पैसा बच जाएगा और कितने घर में भाई महाकुट्टन होने से बच जाएगा, समझ गए ना, ये सब चीजें हैं। तो ऑफन बाय अ क्विड प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मूवमेंट वाज इक्वेटेड विद एक्शन एंड एक्शन विद मेलोड्रामा। मतलब जिस जमाने में जो मेलोड्रामा चल रहा था, मेलोड्रामा मतलब क्या होता है, इमोशनल स्टोरी, इमोशनल सीन जो दिखाते हैं ना, इमोशनल सीन जो दिखाया जाता है पिक्चर में, समझ गया, देखते नहीं है। मतलब कोई लड़की है छत पर से मतलब ऐसे गिर रही थी, मतलब या फिर छत पर चल रही थी, अचानक से उसके पैर में ऐसा कोई पर्दा फंस गया, और पर्दा हल्का सा फंसा क्या, उसको ऐसे दिखाया जाता है कि पर्दा पैर में फंसा, और वही पर्दा भाई वहां से खुल करके गला में लपटा गया, और पर्दा किसी जाके रेलिंग में जाके बंद गया, और लड़की जाके छत से नीचे लटक गई। अब वो लटक रही है, उसका दम घुट रहा है, और नीचे तब तक हीरो भाई एंट्री मार चुका है, मतलब हीरो ऑफिस में काम कर रहा है, उसको अचानक से भाव हो गया कि हमारे घर में कुछ घटना घटा, वहां से दौड़ते हुए आ गया, समझ गया, उतनी ही देर में, और नीचे हीरोइन को बचा भी लिया। जब नीचे हीरोइन गिरी तो उसको गोद में से बचा लिया। ये सब जो मेलोड्रामा होता है उसको इतना ज्यादा इमोशनल करके दिखाता है, इतना ज्यादा इमोशनल भाई अगले को भी लगता है कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी कुछ हो रहा था क्या, पता नहीं, समझ गया। तो ये जो था टाइम टू टाइम बच्चे, ये एक्शन से मेलोड्रामा, मेलोड्रामा से जो एक्शन, ये जो बदलाव होते आ रहा था सिनेमा में, समझ गए। द एनालॉजी विद म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। कहते हैं ये सब चीजें जब चल रही थी, इमोशनल सीन चलाया जा रहा था, तो एक ही जनता एक ही सीन को आखिर कब तक देखेगी, है ना, जनता उब जाती है। उसके बाद बात रही क्या, म्यूजिक की, मतलब मेलोड्रामा भी खराब चल रहा था उस जमाने में, अच्छा नहीं चल रहा था, ऊपर से क्या म्यूजिक, जो भी संगीत हुआ करते, जो मतलब गीत संगीत हुआ करते थे, वो बस एक मात्र काम चलाऊ थे। क्या थे, बिल्कुल काम चलाऊ थे। अब आप कहेंगे सर हमारे भारतीय क्षेत्र में तो भाई अक्सर गीत संगीत को बहुत ज्यादा मतलब तवज्जो दिया जाता था, बहुत ज्यादा अच्छा कैटेगरी होता था, अच्छा कैटेगरी का होता था, लेकिन लोग दिखाना नहीं चाहते थे ना। सिनेमा में जो संगीत यूज हुआ करते थे, बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे थे ना, ये बताइए उतना फिल्म बना होगा पिछले जमाने में, आपको वही गाना याद होगा जो आपके मन को छुआ होगा, बाकी सारा गाना आप अभी तक सुने भी नहीं होंगे, है ना। और कुछ गाने ऐसे जो आज भी आपके जहन में उतरा होगा, जरा सा सुनते हैं अगर म्यूजिक स्टार्ट होता होगा कहीं पर ना, अच्छा ये गाना बजने वाला है। तो कुछ संगीत ऐसे हुआ करते थे जो अपने जहन में बज चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर थे जिनको ना म्यूजिक का पता ठिकाना नहीं, बस खाली काम चलाओ, म्यूजिक लगा दो, भाई सिनेमा तैयार है बिकने के लिए, ऐसा होता था, समझ गए। तो यही सब गलतियां निकालने में माहिर थे कौन, अपने सत्यजीत रे। और इन्होंने यहां पर दिखाया कि देखिए उस जमाने में क्या क्या लोग गलतियां करते आ रहे थे। ओके, इस तरीके से बच्चे
ओके, तो बच्चे आज अपने इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। बाकी बच्चे, चूंकि चैप्टर बच्चे आपका एसए है, तो ये एक दिन का बच्चे चैप्टर नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो एक दिन में लगातार कंप्लीट कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे। तो इसे हम रहने देते हैं बच्चे। आप जो बाकी जो पार्ट बच गए हैं उसको हम लोग कल के क्लास पे अभी छोड़ते हैं, उसको लीव करते हैं, ठीक है। कल बच्चे आपका चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में टाइम बचेगा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चे आज के इस एस्से को यहीं पर रोकते हैं। बच्चे जितनी चीजें पढ़ाई गई थी उतना बच्चे आपको क्या करना है, रिवीजन खाली कर लेना है कल के क्लास के लिए, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं आपको कल क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बच्चे एक बार रिवीजन करके जरूर से आइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।